मुझे अन्य जादू के छात्रों के साथ दानवलोक और मानवलोक के बीच बने जादुई अवरोधों को मजबूत करने के लिए दानवलोक भेजा गया था। जब हम वहां पहुंचे तो सभी इतने डर गए कि वे भाग गए और मिशन को छोड़ दिया। मैं अकेला था जो नहीं भागा। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ा और इसी वजह से मैं कई दिनों तक सो भी नहीं सका। जब मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया तब मैंने फैसला किया कि मुझे ऐसा तरीका बनाना होगा जिससे ये अवरोध अपने आप बने रहें। मैं उस स्थान के पास जंगल में रहने लगा। जीवित रहने के लिए मैं शिकार करता था और जब शक्तिशाली राक्षस मुझे अपना भोजन बनाने की कोशिश करते तब खुद को बचाने के लिए उनसे लड़ता था। 3 साल बाद मैं 9 साल का हो चुका था और मैंने अवरोध जादू में अविश्वसनीय महारत हासिल कर ली थी। मैं ढाल बना सकता था और यहां तक कि किसी राक्षस के चारों ओर अवरोध बनाकर उसे कैद भी कर सकता था। 12 साल की उम्र में भी मैं उसी जंगल में रह रहा था और दानवलोक में अवरोधों की देखभाल करने का अपना काम कर रहा था। विशाल और भयानक जीव अब इतने शक्तिशाली नहीं रहे थे कि मुझ पर हमला कर सकें। 15 साल की उम्र तक मैं अवरोध बनाकर उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर भी चला सकता था। अब मेरे पास हमला करने का एक नया तरीका था। मुझे याद है, मैंने सोचा था, ड्रैगन का मांस बेहद स्वादिष्ट होता है, क्या किसी और इंसान ने भी कभी इसका स्वाद चखा होगा? इसी तरह मैं रक्षात्मक जादू का सबसे महान विशेषज्ञ बन गया। मैं अवरोध बना सकता था और उन पर चल भी सकता था। मैंने इस जंगल में 30 से अधिक वर्षों तक रहते हुए इन अवरोधों की रक्षा की। मुझे अपना मिशन पूरा करना था और यहीं से हमारी कहानी वास्तव में शुरू होती है। जब एक नायक दानव राजा से हार जाता है तो मनुष्य 100 जादूगरों को बुलाते हैं। वे जादूगर दानव लोक के खिलाफ अवरोध खड़े करते हैं जबकि नायक उससे युद्ध करते हैं। साल दर साल नायकों की टीमें दानव राजा को हराने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार हार जाती हैं। 30 साल बीत जाते हैं और हम 39 वर्षीय बैरियर जादूगर ब्लेक को देखते हैं। एक दिन वो बैरियर और राक्षसों की स्थिति जांचने के लिए अपने घर से निकलता है और देखता है कि दानव लगभग आक्रमण करने वाले हैं और बैरियर भी कमजोर हो चुका है। अपना कर्तव्य निभाते हुए वह बैरियर को फिर से मजबूत करता है और उन दुष्ट प्राणियों को भगा देता है। वो महसूस करता है कि बैरियर पहले जितना प्रभावी नहीं रहा और उसे बनाए रखने के लिए पहले से अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए वो प्रार्थना करता है कि नायकों की नई टीम जल्द ही दानव राजा को हरा दे। इस बीच नायक दानव राजा के खिलाफ युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। एक वीरांगना अपनी तलवार का प्रयोग करती है और एक जबरदस्त वार करती है, जिससे दानव राजा घातक रूप से घायल हो जाता है और हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वो खुशी मनाती है और सभी नायकों से विजय का जयघोष करने के लिए कहती है। ब्लेक महसूस करता है कि नायकों ने दानवों को हरा दिया है और वो हैरान रह जाता है। जब आखिरकार मायाज़मा पूरी तरह गायब हो जाता है तब उसे यकीन हो जाता है कि दानव राजा वास्तव में पराजित हो चुका है। 30 साल बाद मायाज़मा और राक्षस दोनों गायब हो चुके हैं और अब दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। वह उम्मीद करता है कि अंदर रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए 30 वर्षों तक बैरियर बनाए रखने के बदले उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। 1 महीना बीत जाता है और एक शाही योद्धा उसके पास आकर कहता है कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। वो दावा करता है कि ब्लेक ने एक बेकार बैरियर पर जनता का धन बर्बाद किया है और उसे धोखेबाज कहता है। ब्लेक खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसने मायाज़मा और राक्षसों को अंदर आने से रोकने के लिए बैरियर बनाए रखा था, लेकिन वे शाही योद्धा लगातार उसका अपमान करते रहते हैं और उसे उसकी झोपड़ी से बाहर निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि वो अब राज्य की संपत्ति है। 30 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद बैरियर जादूगर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका अंत इस तरह होगा। उसके पास अपने गृहनगर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और रास्ते में वो एक एडवेंचर्स गिल्ड में रुकता है। वहां उसे अपने वर्षों की कड़ी मेहनत के बदले बहुत ही मामूली इनाम मिलता है। उस जगह का प्रभारी व्यक्ति कहता है कि वो एक घमंडी बैरियर जादूगर है और इससे अधिक का हकदार नहीं है। हमारा नायक अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना कम पाकर दुखी हो जाता है। इससे वो सोचने लगता है कि क्या उसका बैरियर सच में इतना बेकार था। अगले दिन उसके पास कोई दूसरा काम नहीं होता और उसे अपने जीवन यापन का खर्च भी उठाना है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर से काम मांगता है। बूढ़ी महिला कहती है कि उसके जैसे लोगों के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि ऐसे जादूगर पूरी तरह बेकार होते हैं। दूसरे साहसी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उसे कोई घटिया नौकरी तक नहीं मिलेगी। वे उसके चेहरे पर हंसने लगते हैं क्योंकि अब वो एक बेकार बैरियर जादूगर बन चुका है। तभी शाही योद्धाओं का एक दल उस स्थान में प्रवेश करता है और ब्लेक नाम के जादूगर को खोजने लगता है। हमारा नायक खुद को बैरियर जादूगर के रूप में परिचित कराता है और शाही योद्धा उससे कहते हैं कि वो उनके साथ शाही राजधानी चले, क्योंकि वीरांगना ने उसे बुलाया है। जिन साहसी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वे ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि उसे स्वयं वीरांगना ने बुलाया है। वो जल्दबाजी के लिए माफी मांगता है और शाही योद्धा तुरंत उसे लेकर रथ में राजधानी की ओर रवाना हो जाते हैं।
इस बीच गिल्ड के साहसी लोग उससे माफी मांगने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें सजा न मिल जाए। हमारा नायक रथ में मिलने वाले इस तरह के आराम का आदी नहीं है। वीरांगना द्वारा बुलाए जाने के बारे में सोचते हुए उसे याद आता है कि उसने एक बार उसकी मदद की थी, और वो सोचने लगता है कि क्या उसे वो दिन याद है जब उसने उसकी जान बचाई थी। आखिरकार वो निस्टन की शाही राजधानी हेनरिया पहुंच जाता है। शहर को इतना विशाल देखकर वो हैरान रह जाता है। उसने कभी एक ही जगह पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं देखा था। जैसे ही वो शाही महल में प्रवेश करता है, उसे खुद को वहां अजनबी सा महसूस होने लगता है, क्योंकि सब कुछ बहुत भव्य और शानदार था। 18 वर्षीय वीरांगना एलिस ब्लेक को देखते ही खुशी से भर उठती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे वो दिन याद है जब उसने दानवों के खिलाफ मोर्चे पर उसकी मदद की थी। वो सचमुच बहुत खुश होती है कि उसे वो दिन याद है जब उसने उसकी सहायता की थी। फिर वो उस दिन उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देती है, क्योंकि उस समय वो अपनी टीम से बहुत दूर थी। ब्लेक शर्मिंदा हो जाता है और समझ नहीं पाता कि इतनी तारीफों पर कैसी प्रतिक्रिया दे। एलिस कहती है कि बाकी नायक भी उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वे व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके। फिर वो पूछती है कि बैरियर पर किए गए उसके काम के बाद अब वो आगे क्या करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे तो बहुत मांग में होना चाहिए। हमारा नायक दिखावा करता है कि उसने अभी तक कुछ तय नहीं किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बेरोजगार है। एलिस सुझाव देती है कि उसे शाही जादूगरों की टोली में शामिल हो जाना चाहिए। शाही जादूगरों के उपकप्तान गुंटर कहते हैं कि वे एक विशिष्ट और श्रेष्ठ जादूगरों का समूह है और बैरियर जादूगरों को उसमें जगह नहीं दी जाती। ये सुनकर वीरांगना नाराज हो जाती है और कहती है कि बैरियर जादूगरों की वजह से ही राक्षसों और मायाज़मा को रोका जा सका था। गुंटर उससे कहते हैं कि वो बढ़ा चढ़ाकर बात न करे, क्योंकि राक्षस शाही जादूगरों से डरते थे, इसलिए उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया। वह दावा करता है कि बैरियर में केवल मायाज़मा को रोकने की शक्ति थी और उससे निपटना तो वे किसी भी हालत में कर लेते। ये सुनकर ब्लेक समझ जाता है कि आम लोगों की नज़र में बैरियर जादूगर पूरी तरह बेकार माने जाते हैं, लेकिन 30 साल पहले हर कोई उनका सम्मान करता था और अब उनकी प्रतिष्ठा बहुत गिर चुकी है। इतना ही नहीं, उपकप्तान ये भी कहते हैं कि ब्लेक अब बूढ़ा हो चुका है और वे ऐसे युवा लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनका भविष्य उज्ज्वल हो। जब वो ये भी जोड़ देते हैं कि ब्लेक में कोई खास कौशल नहीं है, तो एलिस उन्हें गलत साबित करना चाहती है। गुंटर कहते हैं कि ये तभी साबित हो सकता है अगर ब्लेक इतना कुशल है कि युद्ध में उन्हें हरा सके। वो आगे कहते हैं कि ब्लेक एक बूढ़ा आदमी है और वे उसके जैसे किसी भी व्यक्ति को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकते। वीरांगना ब्लेक से पूछती है कि वो क्या करना चाहता है और कहती है कि उसे विश्वास है कि ब्लेक द्वंद्व युद्ध में गुंटर को हरा सकता है। अचानक हमारा नायक शाही जादूगरों की 5वीं डिवीजन के उपकप्तान के खिलाफ द्वंद्व स्वीकार कर लेता है। चुनौती स्वीकार करते हुए वो वास्तव में इस आदमी से लड़ना भी नहीं चाहता था। गुंटर फिर से अपना परिचय देता है और अपने हाथ में एक छोटा सा आग का गोला बना लेता है। वो चेतावनी देता है कि जब बैरियर जादूगर हार जाए तब उसे कोई शिकायत सुनना पसंद नहीं होगा। इसके बाद वो अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक विशाल अग्नि गोला फेंक देता है। सभी शाही जादूगर सोचते हैं कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और उन्हें उपकप्तान से यही उम्मीद थी। खुद को विजेता मानते हुए गुंटर कहता है कि एक साधारण बैरियर जादूगर को हराना कितना आसान था, लेकिन तभी उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वो पूछता है कि उसके विजय के क्षण में बाधा डालने की हिम्मत किसने की। तभी ब्लेक खड़ा हो जाता है और पूछता है, असली परीक्षा आखिर शुरू कब होगी। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि वो उपकप्तान के जादू से बिना एक खरोंच के बच गया। गुंटर को ये असंभव लगता है, क्योंकि उसने ऐसा जादू किया था जो किसी जादूगर को राख में बदल देने के लिए पर्याप्त था। वो समझने की कोशिश करता है कि ये बूढ़ा आदमी आखिर बच कैसे गया। वो सोचता है कि शायद उसने अपनी ताकत रोक ली थी और अब एक और अधिक शक्तिशाली जादू करने की तैयारी करता है। वो बूढ़े आदमी से कहता है कि अगर उसे सच में लगता है कि वो उसका जादू सह सकता है तो वो बचने की कोशिश न करे। हमारा नायक बचने की कोशिश नहीं करता और आने वाले जादू को रोकने के लिए एक बैरियर बना देता है। चिढ़कर उपकप्तान उसे खत्म करने के लिए लगातार कई अग्नि गोले फेंकता है। जादूगरों को लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि इतने हमलों से कोई भी जीवित नहीं बच सकता। लेकिन हमारे नायक को गुंटर का जादू बहुत कमजोर लगता है। वो सोचता है कि क्या ये लड़का अब भी उसके साथ नरमी बरत रहा है। खुद को पहले ही विजेता मान चुके गुंटर को ये देखकर झटका लगता है कि ब्लेक अब भी पूरी तरह सुरक्षित खड़ा है। उपकप्तान इस पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगा था कि वो एक निम्न स्तर के बैरियर जादूगर से लड़ रहा है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे केवल बैरियर बनाना आता है और वो बेकार है, क्योंकि वो हमला ही नहीं कर सकता। जब वो उससे पलटकर हमला करने को कहता है तो ब्लेक कहता है कि वो ऐसा करेगा। थोड़ी शर्म के साथ ब्लेक एक बैरियर जादू का इस्तेमाल कर हमला करता है और अपने दुश्मन को दूर उछाल देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है।
5वीं डिवीजन के उपकप्तान को हवा में उड़ते देखकर सभी शाही जादूगर स्तब्ध रह जाते हैं। उसके दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं था कि बैरियर का उपयोग हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारा नायक समझाता है कि उसने बस अपने बैरियर को आगे बढ़ाया और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर दे मारा। गुंटर कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता, बैरियर तो स्थिर होना चाहिए, वो हिल कैसे सकता है। थोड़ी शर्म के साथ बैरियर जादूगर समझाता है कि 30 सालों के बाद उसे इसकी आदत पड़ गई है। वो ये भी पूछता है कि कहीं ये धोखाधड़ी तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सामान्य तौर पर बैरियर चल नहीं सकते। शाही जादूगर सोचने लगते हैं कि बैरियर जादूगर पूरी तरह से गुंटर पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ है। अपने अहंकार को चोट लगने के बाद उपकप्तान सोचता है कि वो इस तरह के कचरे जैसे इंसान से कैसे हार रहा है, और दूसरे शाही जादूगरों की निर्णयात्मक निगाहों को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे हर हाल में जीतना होगा। वो हमारे नायक के पीछे आग की एक विशाल दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन बिना ज्यादा सोचे ब्लेक अपनी पीठ के पीछे एक बैरियर बना देता है और उस हमले को रोक लेता है, जिससे सभी शाही जादूगर स्तब्ध रह जाते हैं और एलिस तो पूरी तरह दंग रह जाती है। घबराया और भ्रमित गुंटर सोचता है कि क्या किसी ने उस पर पत्थर फेंका था या किसी चीज ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। तभी उसे एहसास होता है कि वो बैरियर अपने आप सक्रिय हो गया था। एलिस कहती है कि ये इस बात का प्रमाण है कि ब्लेक उससे अधिक शक्तिशाली है और अगली बार गुंटर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। और भी अधिक भयभीत और पागलपन की हालत में पहुंच चुका उपकप्तान इस लड़ाई को इस तरह खत्म होने देने से साफ इनकार कर देता है। आखिरकार यदि वो एक बैरियर जादूगर को भी नहीं हरा पाया तो इससे केवल एलिस ही निराश होगी। जादूगर भागने लगते हैं क्योंकि गुंटर एक उन्नत जादू का प्रयोग करने वाला था और उसकी चपेट में वे भी आ सकते थे। गुंटर चिल्लाकर कहता है कि वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके ब्लेक को खत्म कर देगा। वह हमारे नायक के ऊपर एक विशाल अग्नि तूफान उतार देता है। जबकि सभी जादूगर भाग रहे होते हैं, ब्लेक को उस जादू की जरा भी परवाह नहीं होती। एलिस जानती है कि एक सामान्य बैरियर इस उन्नत जादू को नहीं रोक सकता, लेकिन ब्लेक का बैरियर ऐसा कर सकता है। तभी उसे वो दिन याद आता है जब बैरियर जादूगर ने उसकी जान बचाई थी। उसने कई छोटे छोटे बैरियरों का उपयोग करके दानवों को हराया था और उसकी जान बचाई थी। इससे उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि ब्लेक ये लड़ाई नहीं हार सकता। आखिरकार ब्लेक वही करता है जो उसने उस दिन किया था। वो अपने बैरियरों का उपयोग करके उस हमले को काटते हुए चीर देता है। घुटनों के बल गिरते हुए उपकप्तान विश्वास नहीं कर पाता कि उसका सबसे शक्तिशाली जादू भी काम नहीं आया। जब वे देखते हैं कि उपकप्तान का सारा जादू समाप्त हो चुका है तो वे पूछते हैं, क्या बैरियर जादूगर जीत गया? एलिस घोषणा करती है कि बैरियर दस्ते का जादूगर विजयी हो गया है और अब वो शाही जादूगरों की टोली में शामिल हो सकता है। वो कहती है कि उसने 30 वर्षों तक दुनिया की रक्षा के लिए बैरियर बनाए रखे और ये अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। गुंटर बहस करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वहां अकेला नहीं था और उसके साथ अन्य जादूगर भी थे। तभी एक शाही योद्धा कहता है कि रिपोर्टों के अनुसार अन्य बैरियर जादूगरों ने कोई योगदान नहीं दिया था। ये जानकर उपकप्तान स्तब्ध रह जाता है कि इतने वर्षों तक ब्लेक ने अकेले ही ये सब किया था। कई कारणों से किसी ने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया तो किसी ने धन का दुरुपयोग किया। धीरे धीरे सभी गायब हो गए। इस प्रकार ब्लेक ने पूरे 30 वर्षों तक अकेले ही दानवलोक के खिलाफ बैरियरों को बनाए रखा। अब हमारे नायक को समझ आता है कि बैरियर को बनाए रखने के लिए लगातार अधिक से अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी। उसका प्रतिद्वंद्वी इसे झूठ मानता है, क्योंकि दानवलोक हेनरिया के पूरे राज्य से भी बड़ा है। उसे ये असंभव लगता है कि ये बूढ़ा जादूगर अकेले इतने विशाल क्षेत्र का बैरियर बनाए रख सकता था। एलिस सोचती है कि ब्लेक उसकी अपेक्षाओं से भी कहीं बेहतर साबित हो रहा है। अचानक प्रथम डिवीजन के कप्तान लांसलॉट वहां पहुंचते हैं ताकि समझ सकें कि आखिर वहां क्या हो रहा है। लांसलॉट 29 वर्ष के हैं और शाही जादूगरों की प्रथम डिवीजन के कप्तान हैं। सबसे उच्च नेता होने के नाते वे प्रथम शाही जादूगर डिवीजन के प्रमुख हैं और वहां मौजूद अधिकांश लोगों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। वे इस डिवीजन के उपकप्तान गुंटर से हाल की घटनाओं का विवरण देने के लिए कहते हैं। एलिस ने बैरियर जादूगर ब्लेक को शाही जादूगरों की टोली में शामिल होने की सिफारिश की थी, लेकिन गुंटर को उस पर संदेह था। लांसलॉट समझ जाते हैं कि इसके बाद उसने उसकी एक व्यावहारिक परीक्षा ली और अब वो देख सकते हैं कि 5वीं डिवीजन के गुंटर उस द्वंद्व में हार चुके हैं। खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हुए गुंटर कहता है कि उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था और एक कमजोर जादूगर के खिलाफ पूरी ताकत लगाना उचित नहीं होता। प्रथम डिवीजन के कप्तान उससे कहते हैं कि वो ये दयनीय बहाने बनाना बंद करे। आखिरकार पदवी चाहे जो भी हो, यदि किसी के पास कौशल है तो उसे शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वे ब्लैक का स्वागत करते हैं, जो अब आधिकारिक रूप से शाही जादूगरों की टोली का सदस्य बन चुका है।
अन्य सदस्य इसे अजीब मानते हैं कि एक बैरियर जादूगर को भी इस टोली में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। वहीं हमारा नायक खुद भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन्होंने उसे शाही जादूगरों की टोली में प्रवेश दे दिया है। वो सोचता है कि क्या उसके जैसा इंसान, जिसने 30 वर्षों तक केवल बैरियरों के साथ काम किया है, इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। एलिस बैरियर जादूगर को बधाई देती है और कहती है कि उसे हमेशा उस पर विश्वास था। हमारा नायक एलिस को धन्यवाद देता है और वो कहती है कि अब जश्न मनाने और कुछ खाने का समय है। लेकिन तभी लांसलॉट उसके पीछे प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है। वे उसे वापस काम पर ले जाने लगते हैं और लड़की विरोध करने की कोशिश करती है। इसके बाद कप्तान पूछते हैं कि उस जादूगर का एलिस के साथ कैसा संबंध है, क्योंकि एलिस उसे काफी पसंद करती हुई दिखाई देती है। ब्लेक कहता है कि वे सिर्फ परिचित हैं। लांसलॉट बताते हैं कि बहुत से अवसरवादी लोग एलिस के करीब आने की कोशिश करते हैं। 5वीं डिवीजन का गुंटर यह सब गुस्से और ईर्ष्या के साथ देखता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारा नायक शाही जादूगरों के छात्रावास में पहुंचता है। अपना कमरा ढूंढते हुए छात्र टिप्पणी करते हैं कि वो उस जगह पर रहने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ा है। इन नकारात्मक टिप्पणियों से हमारा नायक शर्मिंदा महसूस करता है और अपना कमरा खोजता रहता है। आखिरकार उसे कमरा नंबर 206 का दरवाजा मिल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है, तभी कोई वहां आ जाता है। शाही जादूगरों की टोली का एक 16 वर्षीय नया भर्ती उससे पूछता है कि वो कौन है। ब्लेक अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो उसका नया रूममेट है। लड़के को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो उससे इतना बड़ा है। जब उसे पता चलता है कि ब्लेक की सिफारिश खुद वीरांगना ने की है और उसने गुंटर को भी हरा दिया है, तो वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो जादूगर पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। ब्लेक समझ जाता है क्योंकि ये सचमुच किसी झूठ जैसी ही बात लगती है। लाल बालों वाला लड़का हंगामा करते हुए कहता है कि उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई, क्योंकि अब यह बूढ़ा आदमी उसकी ही टीम में है। वो समझाता है कि नए भर्ती छात्रों के लिए रूममेट हमेशा एक ही डिवीजन की टीम में काम करते हैं। हमारा नायक अपनी उम्र के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी के रास्ते में बाधा न बने। लाल बालों वाला लड़का शांत हो जाता है और टिप्पणी करता है कि उसके बाल बहुत बिखरे हुए हैं। वो कहता है कि वो उसके बाल काट देगा ताकि प्रशिक्षण के दौरान वे परेशानी न बने। हमारे नायक के बाल काटने के बाद ब्लेक उसे धन्यवाद देता है और खुद को पहले से हल्का महसूस करता है। फिर प्रशिक्षण का समय आ जाता है और दोनों अपनी वर्दी पहनकर प्रशिक्षण के लिए निकल पड़ते हैं। तभी 2 अन्य 16 वर्षीय नई भर्ती लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। तो भाई लोग, ये वाला चैप्टर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कहानी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए बस फटाक से इस वीडियो पर 200 लाइक्स पूरे कर दो। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, अगला चैप्टर तुरंत हाजिर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।